वेक्टर। आज हम बात करेंगे वेक्टर्स की। सबसे पहली बात की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर। स्केलर का मतलब हुआ दोज फिजिकल क्वांटिटीज having magnitude, example speed, distance, time, etc. Those physical quantity having magnitude are called scalars. और दूसरा क्वांटिटी है हमारे पास वेक्टर, इसको हम कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर। एग्जाम्पल displacement, force, velocity, etc. तो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला कैटेगरी हमारा हुआ स्केलर हैविंग मैग्नीट्यूड, दूसरी कैटेगरी है हमारा वेक्टर having magnitude and direction both। अब स्केलर में एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है। स्केलर होने के बाद इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। हमने कहा स्केलर वो होते हैं जिनके पास क्या होंगे मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होगा, स्केलर के पास भी डायरेक्शन हो सकता है। वेक्टर के पास डायरेक्शन होगा ही, मैंडेटरी है कि वेक्टर क्वांटिटी तभी होगा जब उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगे। और स्केलर के केस में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड कंपलसरी है, डायरेक्शन उसके पास हो भी सकता है और डायरेक्शन उसके पास नहीं भी हो सकता है। फिर बात आती है कि जब वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है और स्केलर के पास भी अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी 100% वेक्टर है और ये क्वांटिटी 100% स्केलर है। वो है इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर हम वेक्टर लेते हैं तो हम कहेंगे कि इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, इसको जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो हम करेंगे बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसे हम वेक्टोरियल मेथड कहते हैं। वेक्टर को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी अगर हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम ज्योमेट्रिकल मेथड से करेंगे, जबकि स्केलर को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन है वो होगा बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। बस ये जो चीज है ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी वेक्टर होगा, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए क्या क्या जरूरी है। पहली बात, क्वांटिटी के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरी बात, क्वांटिटी के पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरी बात,
क्वांटिटी का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कैसे होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल मेथड से होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन, ये तीन शर्तें माननी पड़ेगी क्वांटिटी को, तब ये होगा वेक्टर। पहली कंडीशन इसके पास मैग्नीट्यूड हो, दूसरी कंडीशन इसके पास डायरेक्शन हो, और तीसरी कंडीशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है दैट शुड बी डन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। जबकि स्केलर होने के लिए इसे सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इट हैव मैग्नीट्यूड। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल अलजेब्रा से होगा। इसके पास डायरेक्शन किसी क्वांटिटी में हो भी सकता है और किसी क्वांटिटी में नहीं भी हो सकता है, दैट इज नॉट मैंडेटरी कंडीशन। मैंडेटरी कंडीशन इज व्हाट कि स्केलर होने के लिए जरूरी है कि इसके पास मैग्नीट्यूड जरूर से हो। तो स्केलर होने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी को एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दैट इज इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। जबकि वेक्टर होने के लिए इसे तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, दैट इज इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, इट मस्ट हैव डायरेक्शन, and its mathematical calculation should be done by geometrical method, not by simple algebraic method, right? अब हमने कहा कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीधे सीधे सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हो जाएगा, तो उसमें तो कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर की, हमने कहा कि वेक्टर के पास मैंडेटरी कंडीशन है कि इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होनी चाहिए। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, हम लिखना चाहते हैं वेक्टर ए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे एरो। अगर हमने ये एरो बनाया तो जिस क्वांटिटी के ऊपर हमने एरो लगा दिया वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एरो ही क्यों लगाया? एरो के पास दो पार्ट है, एक इसको हम कहते हैं टिप और हेड, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इसके डायरेक्शन को, और दूसरा पार्ट जो इसके पास है जिसे हम कहेंगे टेल, एंड दैट टेल विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो एरो है, ये एरो इसलिए लगाया क्योंकि इसके पास दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ए के ऊपर एरो, तो इसका मतलब हो गया वेक्टर ए। लेकिन अगर हमसे कोई कहता है कि हमें तो सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड, हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन से फिलहाल कोई लेना नहीं देना नहीं है, हम चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंट करें, तो हम क्या करेंगे, इस दो पैरेलल लाइन के बीच वेक्टर ए को लिख देंगे। ये जो दो पैरेलल लाइन है इसको हम कहते हैं मॉड और मॉडुलस। मॉड और मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न देता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को। दूसरा, अगर हमसे कोई कहता है कि नहीं हमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो चाहिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका टेल हटा लेंगे और वेक्टर के ऊपर कैप लगा देंगे। इसको हम पढ़ेंगे ए कैप, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए को। जब आपने यहाँ पे कैप लगा दिया इस वेक्टर का, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, और इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए लिखना है तो वेक्टर के ऊपर हमने एरो लगा दिया, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना है तो हमने सीधे ए लिख दिया, या फिर हम मॉड के अंदर वेक्टर ए को लिख दिया, और अगर हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए लिखना है तो हम ए के ऊपर कैप लगा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकालना चाहते हैं तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपने कहा कि उस क्वांटिटी के ऊपर हम एरो लगा देंगे। एरो क्यों लगाएंगे, एरो का जो टिप है वो बताएगा डायरेक्शन, एरो का जो टेल है वो बताएगा मैग्नीट्यूड। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो हम ए के ऊपर कैप लगा देंगे। एक वेक्टर का मतलब कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन,
और अगर सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे हम उस वेक्टर को, उसका डायरेक्शन आ जाएगा। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब अगर हम ये कहें कि जैसे हमने कहा कि वेक्टोरियल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड, तो अगर हम इसको देखें तो बेसिकली वेक्टर हम यूज करते हैं हर जगह। सपोज करो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा कि भाई ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट सपोज करो एक्स वाई है, करेक्ट है। तो अगर हम कहते हैं कि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पी पोजीशन का लोकेट करते हैं हम, तो इसको हम कह सकते हैं वेक्टर ओपी। और वेक्टर ओपी कितना होगा, तो इसका x कंपोनेंट है, ठीक है, और इसका y कंपोनेंट है। तो ध्यान देना है अब हमें कि जो हमने यूनिट वेक्टर डिवाइड किया है, वो यूनिट वेक्टर बेसिकली हमारे पास होते हैं तीन, एक हुआ आई कैप, एक हुआ जे कैप और एक हुआ के कैप। आई कैप आप रिप्रेजेंट करेंगे जब आप बात करेंगे एक्स एक्सिस की। अब फिजिक्स में जहां भी हमें एक्स एक्सिस की बात करनी होगी वहां हम आई कैप की बात करेंगे। और जे कैप सेम टाइप, इसको हम बात करेंगे वाई एक्सिस की, और के कैप का मतलब हो गया जेड एक्सिस। अब इसमें भी जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक होगा पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, तो जब पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस लिखना है तो प्लस का आई कैप, अगर निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस लिखना है तो माइनस का आई कैप। इसी तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉजिटिव का वाई एक्सिस जेड कैप जे कैप, और निगेटिव का वाई एक्सिस माइनस का जे कैप, पॉजिटिव का जेड एक्सिस प्लस के कैप, और निगेटिव जेड एक्सिस माइनस के कैप। दूसरी बात, एक्स एक्सिस का मतलब हुआ ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, वाई एक्सिस का मतलब हुआ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, और जेड एक्सिस का मतलब हुआ वर्टिकली अप एंड डाउन डायरेक्शन। अब अगर आपने लिखा है पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ईस्ट को, ये रिप्रेजेंट करेगा वेस्ट को, ये रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ को, ये रिप्रेजेंट करेगा साउथ को, ये वर्टिकली अप को, और ये वर्टिकली डाउन को, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे ये हमारा एक प्लेन है, तो प्लेन में ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव x निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y निगेटिव x पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसका मतलब x डायरेक्शन में कंपोनेंट है और ये y डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो अगर हम वेक्टर OP को लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर OP इक्वल टू x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट। मतलब अगर हम ये कहें कि हमारे पास Q एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3, तो OQ जो हमारा वेक्टर बनेगा वो कितना बनेगा, आप समझ ही गए हैं, 2y प्लस 3j। सपोज करो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट हम ले लेते हैं M, इसका कोऑर्डिनेट है -5 3, तो इसका मतलब जो हमारा वेक्टर बनेगा वेक्टर OM, वो वेक्टर OM कितना हो जाएगा, बोलो, -5y प्लस 3j, करेक्ट है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में लोकेट करने के लिए भी हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। जहां पर भी अगर हमें कहना है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर ईस्ट में चल रहा है, अब इतना सारा ना लिख करके अगर हम सीधे लिख दें कि इसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर ईस्ट है, 20i, तो इसका मतलब हो गया कि ये ऑब्जेक्ट किधर गया, 20 मीटर ईस्ट में चला गया, ठीक है। अगर किसी को ये कहना है कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो हमसे कहा गया ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स कितना लग रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और किधर लग रहा है, ईस्ट की तरफ लिख रहा है, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं F इक्वल टू 200i। F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू 200i, इसका मतलब हो गया कि वेक्टर F का मैग्नीट्यूड कितना है, 200 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन में। अगर इसी को हमने लिख दिया
सपोज करो कि वेक्टर एफ इक्वल टू 350 न्यूटन जे, तो इसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर एफ का 350 न्यूटन और डायरेक्शन क्या है वेक्टर का जे, दैट मीन्स किधर, नॉर्थ डायरेक्शन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 350 न्यूटन का नॉर्थ डायरेक्शन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहले तुम्हें ये देखना है वो स्केलर है या वेक्टर है। अगर वो स्केलर है तो सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन हो जाएगा, और अगर वेक्टर है तो पहले हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ज्योमेट्रिकली उसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। ये है कि किसी भी चीज़ को हम फिजिक्स में किस तरह से एक्स वाई जेड एक्सिस में कह सकते हैं, करेक्ट है। अब अगर एक्सिस पे ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हुई तो हमने इसको आई जे के लिख दिया। लेकिन अगर यहीं पे ये हमसे कहता कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में फोर्स लग रहा है, इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया गया हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हो गया ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ, और फोर्स लग रहा है कितने 15 न्यूटन का, एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और किस से, तो ऑफ के साथ जो डायरेक्शन है, तो ऑफ के साथ कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। इसका मतलब जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का वो किसके साथ बन रहा है, नॉर्थ के साथ बन रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन का। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें बात आती है कि जब ये फोर्स लग रहा है ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच में, तो ईस्ट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ये निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बीच में फोर्स लग रहा है तो ऑफ कोर्स उसका इंपैक्ट इस डायरेक्शन में भी होगा और इसका इंपैक्ट इस डायरेक्शन में भी होगा। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कि अगर कोई भी वेक्टर दो एक्सिस के बीच में लग रहा है, प्लेन में लग रहा है, तो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे उसका क्या इंपैक्ट है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट, एंड दैट फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अब रिजोल्यूशन कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहली बात यह है कि देखो अगर ये एंगल बना है इसके साथ, हमें निकालना है ये कंपोनेंट, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गए यहाँ पे। अब आपको निकालना क्या है, आपको बेसिकली निकालना है कि एफ एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ओ बी को, और एफ वाई जो है नॉर्थ डायरेक्शन में वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ओ ए को। तो आपको वेक्टर ओ बी एंड ओ ए का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं इसका वैल्यू हो गया एक्स और इसका वैल्यू हो गया वाई। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए सी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो इस थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम निकालते हैं कॉस थीटा तो वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोट। हाइपोट हमारा कितना है 15 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा फोर्स है F। ठीक है, तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा F cos थीटा, दैट इज y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा F cos थीटा। और इसी तरह अगर हम निकालते हैं sin थीटा तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर इसका कौन है x है, तो x अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज मेरा फोर्स, तो इसका मतलब x इक्वल टू हो गया F sin थीटा। कहने का मतलब आप सिंपल ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर प्लेन में लग रहा है, दो एक्सिस के बीच लग रहा है, तो जिस एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है, आप क्या करो कि जितना फोर्स लग रहा है दैट कॉस थीटा आप कर दीजिए जिसके साथ वो एंगल बना रहा है, और एफ साइन थीटा आप कर दीजिए जो दूसरा कंपोनेंट उसका बचता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और हम ये निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वेक्टर जब प्लेन में लगेगा तो एक्सिस पे उसका इंपैक्ट कितना होगा, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे उसका कंपोनेंट कितना होगा। जैसे सपोज करो हमें कहा जाता है कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे आप
30 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स लगा रहे हैं F। मान लेते हैं कि ये F जो है वो है 50 न्यूटन, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि सपोज करो इसका मास है 50 केजी, इसमें एक्स एक्सिस में एसिलेशन कितना होगा, तो सबसे पहला काम इस f का एक कंपोनेंट इधर लग जाएगा f cos थीटा, और इस f cos थीटा के परपेंडिकुलर इधर लग जाएगा f sin थीटा। अब आपको जो एस्लेशन पूछा गया वो किधर पूछा गया, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे फोर्स कितना लग रहा है f cos थीटा। न्यूटन कहता है फोर्स जो लग रहा है इस एक्सिस पे दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑन दैट एक्सिस, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू f cos थीटा अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, f आपके पास, थीटा आपके पास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास, एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर का, चाहे फोर्स हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, कोई सा भी वेक्टर हो, वो वेक्टर अगर प्लेन में लग रहा है तो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको रिजोल्यूशन करना होगा, उस एक्सिस पे वेक्टर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी की क्लासेस नेक्स्ट है, ठीक है। थैंक यू।